everyone, my name is Manya and you are watching लीगल ठिकाना। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 13 की, जो कि बताता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब वो सारे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं, उन सबको खारिज कर दिया जाएगा। इसकी बात करता है आर्टिकल 13। मतलब आर्टिकल 13 हमें बताता है व्हाट लॉज आर नॉट वैलिड। वो सारे लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट होंगे या फिर डेरोगेशन में होंगे फंडामेंटल राइट्स के, दैट वुड बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। अब ये पावर किसके पास है? ये पावर है हमारे कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर द लॉज which are in contravention with part 3 of the constitution and are violating article 13 thereby. Supreme Court and High Court can declare those laws as void by using its power of judicial review. Judicial review means जब भी judiciary कोई भी law review करके बताता है कि वो valid है या फिर नहीं है, this is called judicial review. अब आते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 बात करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की, whereas आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है 26 जनवरी 1950 को। अब इस डेट से पहले के जो लॉज हैं उन्हें हम प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज कहेंगे। इस डेट के बाद के जो लॉज हैं उनको हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज कहेंगे। 13 क्लॉज 1 ये बताता है कि वो सारे लॉज जो कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से टेरिटरी ऑफ इंडिया में फोर्स में हैं, वो सारे लॉज अगर if they are inconsistent with part 3 of the constitution, अगर वो inconsistent है, वो फिट नहीं बैठ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस केस में वो लॉज वॉइड होंगे। बट वो लॉज वॉइड होंगे ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। मान लीजिए ये पूरा लॉ है, ये लॉ इतना वैलिड है और नीचे वाला पोर्शन इनवैलिड है। जो वैलिड पार्ट है दैट वुड रिमेन, बट जो नीचे वाला इनवैलिड पार्ट है, दैट पार्ट ओनली दिस मच पार्ट वुड बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। लेट्स कम टू 13 क्लॉज 2। 13 क्लॉज 2 बात करता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने के बाद जो भी लॉज आते हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद से जो लॉज आए हैं। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्लियरली ये बताता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी सच लॉ विच कॉन्ट्रोवीन्स, विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि स्टेट ऐसे कोई लॉज बनाएगा ही नहीं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के कॉन्फ्लिक्ट में स्टैंड हो रहे हैं। ये फंडामेंटल राइट है, ये लॉज हैं, तो इन दोनों को हार्मनी में होना चाहिए, इन दोनों को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए। स्टेट ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाएगा, सेज क्लियरली आर्टिकल 13 क्लॉज 2। बट अगर ऐसा कोई भी लॉ बन गया, देन दैट लॉ वुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड ओनली एंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन। मान लीजिए कि ये लॉ है, दिस इज अ लॉ, दिस ग्रीन पोर्शन इज का कंप्लीटली वैलिड पोर्शन एंड दिस ब्लैक पोर्शन is standing in conflict with part 3 of the constitution. तो as per article 13 clause 2 ऐसा कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद से शुरू हो रहा है, ऐसा कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद से आ रहे हैं, वो लॉ अगर कॉन्फ्लिक्ट में है पार्ट 3 के, तो दैट वुड बी वॉइड ओनली एंड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन। अब ये ब्लैक पोर्शन जो है इट इज स्टैंडिंग इन कॉन्ट्रवेंशन, बट जो ग्रीन पोर्शन है दैट इज कंप्लीटली वैलिड। So this portion will remain and this portion would be declared void to the extent of contravention. ये पूरा portion is standing in conflict, तो इसको void कर दिया जाएगा, but this would remain. अब आते हैं 13 clause 3 में। 13 clause 3 सब clause A बताता है what is law, law क्या होता है। आर्टिकल 13 clause 3 सब clause A बताता है law includes ordinance, bylaw, order, rules, regulation, notification, custom, usages, all this should have a force of law in the territory of India. ये सारी चीजें लॉ के एम्बिट पे काउंट होंगी प्रोवाइडेड इट हैज अ फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया।
ये बताता है कि ये सारी चीजें लॉ होंगी। अब आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी बात करते हैं लॉज इन फोर्स की। ये बताया गया है कि लॉज इन फोर्स वो सारे लॉज हैं जो कि लेजिस्लेचर या फिर किसी और कंपीटेंट अथॉरिटी ने कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले बनाए हैं एंड दे हैव नॉट बीन रिपील्ड टिल येट। ये होते हैं लॉज इन फोर्स। मतलब कि 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी बात करते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज क्या होते हैं। जैसे कि हमने 13 क्लॉज 1 में पढ़ा था, ये बताता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज वही होते हैं जो कि अभी तक रिपील नहीं हुए हैं एंड दे आर मेड बाय लेजिस्लेचर और सम अदर कंपीटेंट अथॉरिटी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेट्स कम टू 13 क्लॉज 4। 13 क्लॉज 4 बताता है नथिंग इन आर्टिकल 13 वुड अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 13 में कुछ भी आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट्स है उस पर अप्लाई नहीं करेगा, बट प्रोवाइडेड those amendments are not violating basic structure of the constitution। आर्टिकल 13 में कुछ डॉक्ट्रिन्स आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी की। इस डॉक्ट्रिन को हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी कहते हैं। अभी लाइक आई मेंशन आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में कि वो सारे लॉज जो कि इनकंसिस्टेंट है विद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे लॉज वॉइड होंगे ओनली टू द एक्सटेंट, सिर्फ उसी एक्सटेंट तक जहां तक वो इनकंसिस्टेंट हैं, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी हमें यही बताता है कि पूरा पूरा एक्ट हम वॉइड नहीं करेंगे, बट ओनली दैट पोर्शन ऑफ द लॉज विच इज स्टैंडिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स एंड इज इन कॉन्ट्रोवेंशन विद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ उतने ही पार्ट को हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे। एंड इफ दैट पोर्शन इज वेरी वेल separable from the rest of the portion, then that portion will stand operative while the rest would be declared void। अब एक केस आया था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। इस केस में सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वाज चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज इन कॉन्ट्रोवेंशन विद फंडामेंटल राइट्स। तो इस केस में सेक्शन 14 को हटा दिया गया था, ना कि पूरे एक्ट को। मतलब एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, सिर्फ उतना ही पार्ट ऑपरेटिव रहेगा जो पार्ट वैलिड है, जो पार्ट इनवैलिड है वो हटा दिया जाएगा, दैट वुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो सेक्शन 14 वाज इनकंसिस्टेंट, सो उसको हटा दिया, बट रिमेनिंग एक्ट वाज कंप्लीटली वैलिड, तो उसको हमने रखा। अब अगला केस आता है RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कोर्ट ने कुछ पैरामीटर्स बताए थे ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करते वक्त। मतलब पैरामीटर्स लाइक सबसे पहले हम चेक करेंगे इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का क्या इंटेंट था बिहाइंड ब्रिंगिंग सच अ लॉ। अब उसमें वी विल टेक इनटू अकाउंट द हिस्ट्री ऑफ द लेजिस्लेशन, ऑब्जेक्ट, टाइटल, पर्पस, प्रीएम्बल, एवरीथिंग वी विल टेक इनटू अकाउंट एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन, वेदर इट वुड बी राइट टू सिवियर और वेदर इट वुड बी ओके टू कंटिन्यू। अगली बात इस केस में ये कही गई थी, अगर जो वैलिड और इनवैलिड पोर्शंस हैं ये आपस में ऐसे मिक्स हैं कि उन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में इनवैलिडिटी ऑफ अ पोर्शन वुड अमाउंट टू एंटायर एक्ट इन इट्स एंटायरिटी बी गॉन। मतलब कि एक ऐसा कुछ लॉ आया जिसमें वैलिड और इनवैलिड पोर्शन को अलग करना पॉसिबल नहीं था, तो ऐसे केस में हम पूरा एक्ट को इन एंटायरिटी हटा देंगे। बट अगर वैलिड और इनवैलिड पोर्शन को अलग करना इजी है, तब एज आई टोल्ड वैलिड पार्ट वुड रिमेन, इनवैलिड पार्ट वुड बी टाटा बाय बाय। तो इस केस ने ये बोला कि वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट को अलग तो आप कर सकते हैं, बट अलग करने के बाद कुछ बच नहीं रहा है। मतलब कि जो बच रहा है वो इतना डाइल्यूट है, वो इतना थिन है, वो इतना थिन एंड ट्रंकेटेड है कि उससे जो इंटेंट था लेजिस्लेचर का बिहाइंड ब्रिंगिंग सच अ लॉ वही फेल हो रहा है। तब उस केस में भी एक्ट वुड बी रिजेक्टेड इन इट्स एंटायरिटी, पूरा हम रिजेक्ट कर देंगे ऐसे केस में। अगली डॉक्ट्रिन आती है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। आपने एक्लिप्स हमेशा सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स ऐसे कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। मतलब वही है, बट यहाँ पे लीगल मतलब है, वहाँ पे वो मतलब है। मतलब सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब होता हाइड करना ही है, वहाँ पर भी वो वही काम कर रहा है।
यहाँ पे हम लॉ के कॉन्टेक्स्ट में एक्लिप्स को समझेंगे। व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स? सी, एक्लिप्स का मतलब होता है टू हाइड, एक्लिप्स कर देना। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स डिक्लेयर करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, मतलब कि जितने भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं जो कि इनकंसिस्टेंट है विद फंडामेंटल राइट्स, वो नलिटी या फिर वॉइड एब इनिशियो नहीं है। दे वुड रिमेन इन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में रहेंगे बट दे विल बी अनएनफोर्सिएबल, उसको एनफोर्स नहीं करा सकते, वो एक डॉर्मेंट स्टेट में रहेंगे। तो यही होता है कि उसको हाइड कर दिया जाएगा, मतलब बैकग्राउंड में रहेंगे लेकिन लाइमलाइट में नहीं आएंगे। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। वो वापस से एनफोर्सेबल हो सकते हैं इन केस ऑफ पास्ट राइट्स एंड ड्यूटीज के केस में हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं दोज आर नॉट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, मतलब कि वो फंडामेंटल राइट जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स को नहीं अवेलेबल है। तो उस केस में भी ये इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं। अमेंडमेंट आता है तो वापस से ये बैकग्राउंड से लाइमलाइट में आ जाएंगे अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक केस आया था केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। इसमें ये बोला गया था कि वो सारी प्रोसीडिंग्स जो कि इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से चलती चली आ रही हैं, वो सारी प्रोसीडिंग्स, वो सारे लॉज वुड नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज लॉ इज वॉइड प्रोस्पेक्टिवली एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट होने के बाद अगर आपने कोई भी इनकंसिस्टेंसी वाले लॉज लाए तो वो प्रोस्पेक्टिव नेचर से वॉइड होंगे, पहले से नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट के बाद से, मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे। बट इसमें ये बोला गया कि वो सारी प्रोसीडिंग्स जो कि इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से चलती चली आ रही हैं, दोज प्रोसीडिंग्स वुड नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज लॉ वॉइड प्रोस्पेक्टिवली होगा एंड वो लॉ वॉइड एब इनिशियो नहीं है, मतलब इट इज नॉट अ नलिटी। फिर एक केस आता है भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का। इस केस की मदद से पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में, और इंडिया में इस डॉक्ट्रिन को स्टैब्लिश किया गया था। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस केस में क्या हुआ था कि कुछ प्रोविजंस थे बेरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947 के, वो आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहे थे, तो आर्टिकल 19 ने एक्लिप्स कर दिया, आर्टिकल 19 इन प्रोविजंस को हाइड कर दिया, तो ये हो गई डोरमेंट। बट लेटर ऑन आर्टिकल 19 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, तो उन अमेंडमेंट्स के बाद से ये जो वो सारे प्रोविजन थे मोटर व्हीकल एक्ट के वो वॉयलेट नहीं कर रहे थे, तो वो वापस से डोरमेंट से एक्टिव उसमें आ गए, एक्टिव स्टेट में आ गए, मतलब दे आर नो मोर वॉयलेटिंग फंडामेंटल राइट, सो नाउ दे आर कंप्लीटली वैलिड एंड वुड बी ऑपरेटिव। अगला इंपॉर्टेंट केस है दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें एक क्लियर डिस्टिंक्शन किया था बिटवीन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इस केस में ये बताया था कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगेगी, बट पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स नहीं लगेगी, बिकॉज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज तो वॉइड एब इनिशियो हैं, तो जो लॉ थे ही नहीं कभी उस पर आप कैसे एक्लिप्स लगा सकते हो, उसको आप कैसे हाइड कर सकते हो। जो चीज़ एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, जो शुरुआत से एक नलिटी है, उस पर आप एक्लिप्स कैसे लगा सकते हो। सो इस केस में बोला था कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उसमें तो एक्लिप्स लगेगा क्योंकि लॉज प्रोस्पेक्टिव नेचर से वॉइड होंगे, लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स नहीं लगेगा बिकॉज लॉ शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है। एक क्वेश्चन उठता है 13 क्रॉस 3 लॉज की बात करता है, तो क्या लॉज में पर्सनल लॉज इंक्लूड होंगे? सी, एक केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरसू अप्पा मल्ली। इसमें हाईकोर्ट ने ये बोला था कि लॉज इन फोर्स में पर्सनल लॉज इंक्लूड नहीं होंगे। अभी तक ये वाला केस प्रेसिडेंट है, बट सबरीवाला वाले जजमेंट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी ओपिनियन बताई थी और उन्होंने ये कहा था कि 13 क्रॉस 3 जो बताता है लॉ की डेफिनेशन, दैट इज अ इंक्लूसिव डेफिनेशन, वो बहुत ही ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट होगा
कि आप एक वाइडर डिनोटेशन के टर्म को ऐसे रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन करो। अगेन आई एम टेलिंग, जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ओपिनियन बताई थी। अभी हमारा जो प्रेसिडेंट है वो नरसू मल्ली के केस का ही है, सो पर्सनल लॉज नहीं इंक्लूड होते हैं। इन द कमिंग फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट, बट अभी फिलहाल के लिए पर्सनल लॉज आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 3। नाउ द लास्ट डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। वेवर का मतलब होता है वॉलेंटरी रिलिंक्विशमेंट, मतलब आपने खुद की स्वेच्छा से कुछ भी त्याग देना। अब हमारे पास लीगल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, तो ये क्वेश्चन उठा कि क्या हम अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकते हैं? तो द आंसर इज नो। हम अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव, अपने फंडामेंटल राइट्स को सरेंडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मेड keeping in mind the public policy, so thereby you are not allowed to surrender, you are not allowed to waive off your fundamental rights. This was Article 13. Hope you have enjoyed learning Article 13. Stay tuned, keep learning, keep watching Legal Tikana. Thank you.